हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? आपकी इसी पढ़ाई में और जोड़ तोड़ लगाने और दमदार तैयारी कराने कुछ बेहतरीन सवाल लेके आया हूं। तो आइए इन सवालों को डिस्कस करते हैं और आज कुछ बेहतरीन सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? बताइए कहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे। तो प्यारे बच्चों, नंबर बोलते ही आप सबके मन में मोल आया होगा। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास, और आपके काम को आसान करने के लिए प्रश्न में सबका एटॉमिक मास दिया है। तो पहला वाला नंबर ऑफ मोल 1/24, राइट, ये मोल है। और आप देखो जरा, मैग्नीशियम में यहां पे आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो जो मोल ऑफ मैग्नीशियम है वही नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम होगा। चलो Na लगा दो। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, 1 ग्राम ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सबके सामने आया 1/32 मोल O2 का। मेरे बच्चों, 1/32 मोल O2 का। लेकिन गौर फरमाइएगा, सवाल मॉलिक्यूल का नंबर नहीं पूछा, सवाल एटम का पूछा, और एटम के लिए आपको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 × 1/32 यानी 1/16 Na होगा। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, फिर से पुनः फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल का, वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7। आपके सामने सवाल दिया है, आपने नंबर ऑफ मोल निकाला, यही नंबर ऑफ एटम होगा। फिर चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहां है, तो सबसे ज्यादा 1/7 पे है, यानी आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, व्हाट डज नेगेटिव साइन इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कन्वे? जब आप हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिखते हो तो कहते हो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6, फिर -3.4 एंड सो ऑन। आखिर ये नेगेटिव एनर्जी हमें बताती क्या है? सवाल यह है, एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसके बारे में एनसीईआरटी में भी लिखा है, और इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल था मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, तो जब ये कन्वेंशन बनाए जा रहे थे, उन्होंने इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 माना। और आपको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 माना है, और वो इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में है, जब आप उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो आपको एनर्जी देना पड़ता है। तो लोगों ने इसे बैलेंस करने के लिए कहा, अगर हमें 13.6 देना पड़ रहा तो उसकी एनर्जी को माना -13.6, यानी माइनस साइन। बस इतना बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसके साथ अट्रैक्शन में है, सवाल कहता है क्या कन्वे करता है? तो व्हेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन n इक्वल टू इंफिनिटी, ये कन्वे नहीं करता। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोशन। हाँ, ये सही बात है, लेकिन वो कन्वे क्या करता है, ये बात चल रही, ठीक। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट। जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, एनर्जी उससे कम है। हां, यहां 0 माना, यहां हमें एनर्जी देना पड़ रहा था, मतलब उसके अंदर एनर्जी कुछ कम है, और यही कन्वे करता है। यानी द बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल आप सबके सामने, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज। सवाल कहता है फ्री एक्सपांशन। मेरे बच्चों, आप सब जानते हैं, अगर प्रश्न कभी आपसे फ्री एक्सपांशन कहता है, यानी न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला, यानी पी एक्सटर्नल कितना होगा? 0। और जब कोई अगेंस्ट में नहीं होता तो वर्क भी नहीं होता। बोलो वर्क कितना होगा? 0। क्या सवाल एडियाबैटिक कहता है? यस सर। क्या Q 0 होगा? यस सर। क्या सबने फ्लॉट डेल्टा U बराबर Q प्लस W पढ़ा? यस सर। दोनों है 0? यस सर। डेल्टा U कितना? 0? यस सर। और अगर डेल्टा U 0 है, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। और आप सब जानते हैं आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर ओनली। अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, मतलब टेंपरेचर में भी कोई चेंज नहीं है, यानी अगर मैं सबसे बेहतर ऑप्शन चुनूंगा तो क्या चुनूंगा? ऑप्शन नंबर 4। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट मस्ट बी एडेड to 180 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोवर्ड बाय 10%। वो कहता है कि पानी में कितना सॉल्यूट मिलाएं कि उसका वेपर प्रेशर 10% से घट जाए। कहीं ना कहीं टॉपिक तो पहचान में आया सर, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है। अब अगर ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि आरएलवीपी का कोई भी सवाल आएगा, आरएलवीपी का मैं सबसे पहले कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं।
RLVP का कोई भी सवाल आएगा, मेरे मन में सबसे पहले पहला फॉर्मूला आएगा और इसे मैं कहता था पहला फॉर्मूला। लेकिन अगर कभी सवाल वेट या मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो फिर अब फॉर्मूला आएगा PA0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू NB अपॉन NA। लेकिन सर ने यह भी बताया अगर आंसर इससे मैच नहीं करेगा अब फॉर्मूला नंबर 3 लगाया जाएगा हमारे सिलेबस के लिए। और तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ाया? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू NB अपॉन NA। अगर ये कंसेप्ट आपको याद है तो ही आप इस सवाल को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। अब मैं सवाल को करता हूं। तो सबसे पहले मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता हूं, दूसरे फॉर्मूले से मैं आंसर निकालता हूं। तो PA0 जब भी परसेंट आए तो PA0 100 मान लिया जाए, जब भी परसेंट आए PA0 100 मान लिया जाए। कितने से घट गया? 10 से। तो PS कितना? 90। आओ लगाएं फॉर्मूला, PA0 माइनस PS 100 माइनस 90 कितना? 10 अपॉन 90 इक्वल टू NB अपॉन NA 180 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 10। अब आप यहां से सॉल्व करिए तो NB आपके सामने आ चुका है 100/90 और आपसे पूछा वेट है तो वेट हो जाएगा 10/9 इंटू 60। जो भी कहो कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। अब अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं किया तो सर ने कहा समझ जाना हमारा सिलेबस डाइल्यूट सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्मूला अब चलेगा 3rd। पहली प्रायोरिटी दूसरे फॉर्मूले को ही देनी है, अगर उससे आंसर आएगा वही सही माना जाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो ही 3rd ऑप्शन की तरफ, 3rd फॉर्मूले की तरफ जाना है। अब मैं 3rd फॉर्मूला लगाता हूं बच्चों। तो 3rd फॉर्मूले में PA0 100 है, PS 90 है। तो 100 माइनस 90 कितना आया? 10। PA0 की वैल्यू कितनी है? 100। NB निकाल लेते हैं, NB से वेट निकाल लेंगे। NA कितना मानोगे? 180/18 यानी 10। यहां से मेरे प्यारे बच्चों NB कितना आ गया? 1। सवाल हमसे पूछा वेट है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट और आंसर आप सबके सामने आ चुका है 60 ग्राम। बोलो क्या ये ठीक है? बोलो क्या ये ठीक है? अगर ये समझ पाए तो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन बाय 10 किलोजूल। बाय 10 किलोजूल मतलब जब कैटलिस्ट नहीं था उस समय जो एक्टिवेशन एनर्जी है और कैटलिस्ट आने के बाद उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 10 से घट जाती है। ठीक, एट 300 केल्विन द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट इज e⁻x द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है साहब, तो समझिए एक सिचुएशन है जब कैटलिस्ट है और एक सिचुएशन है जब कैटलिस्ट नहीं है, मतलब अनकैटलाइज्ड है ना, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं कैट अनकैट। तो जब अनकैट है मतलब कैटलिस्ट नहीं है, उस समय उसका एक्टिवेशन एनर्जी x है मान लीजिए, और जीवन में जब कैटलिस्ट आया तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया x - 10 मान लीजिए। सर मान लिया, अब क्या करना है सर? अरे मेरे भाई, के सुनते ही अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, के बराबर a इंटू e⁻ अपॉन RT। डन। एक बार कह दो के कैट, एक बार कह दो के अनकैट। उसने हमसे के कैट अपॉन के अनकैट पूछा है तो हम भी लिख देते हैं के कैट अपॉन के अनकैट इज इक्वल टू ए इंटू e⁻ अपॉन RT। डन है। अब सारी वैल्यू को संभल के करना है, तो इसे मैं कह देता हूं के कैट अपॉन के अनकैट। ए से ए कट गया, रिएक्शन सेम है तो ए की वैल्यू भी सेम रहेगी। अब इसको ऊपर भेजेंगे, ठीक, तो e⁻ कैट वाला ऊपर चल रहा, कैट वाला कितना है मेरे बच्चे? -x + 10 -x + 10। अरे x - 10 के पहले माइनस साइन लग गया ना भाई, तो ये आपके सामने आ चुका है कैट, ठीक, अपॉन RT। डन है। और इस वाले को ऊपर भेजोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू e⁻x अपॉन RT। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के कैट अपॉन के अनकैट इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे e⁻10 अपॉन RT। अब ये जो 10 है ये किलोजूल में है, तो मैं जो नीचे की वैल्यू रखूंगा वो भी किलोजूल में रखूंगा, तो रखूंगा 10 अपॉन 8.314 जूल। ये जूल में है, इसे किलोजूल बनाना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू टेम्परेचर 300/1000। क्लियर? जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके सामने आता है e⁻4। उन्होंने कहा यही e⁻x है, तो बोलो x कितना है? आंसर इज नथिंग बट 4। आंसर बिफोर ऑप्शन बिफोर, आंसर बिफोर ऑप्शन बिफोर। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, 2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ से बना 2Z + 5O2 + 8H2।
पूछा है बताइए Z क्या होगा। देखिए कहानी बड़ी सिंपल है, MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा, H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा, मीडियम एसिडिक है। बच्चे को पता है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn+2 में जाता है। सर ये तो बहुत सिंपल सवाल है सर। यस सर, बोलो डन। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर 4d ऑर्बिटल इज। सवाल पूछा है कि 4d ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड होंगे। तो एंगुलर नोड का कंसेप्ट क्या होता है। एंगुलर नोड भाई दो प्रकार के नोड है, एक रेडियल नोड है, एक एंगुलर नोड है, और दोनों को जोड़ते हैं तो मिलता है टोटल नोड। एंगुलर नोड का कंसेप्ट है जो L की वैल्यू है वही एंगुलर नोड हमें बताता है। तो जो L की वैल्यू है वही एंगुलर नोड हमें बताता है। तो L की वैल्यू कितनी है 2, तो एंगुलर नोड भी कितने होंगे लाला 2। खेल खत्म है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपके सामने एक रिएक्शन हो रही है और वो आपसे ईएमएफ ई सेल पूछ रहे हैं। तो बच्चे अपने को तो एक ही काम आता है, रिएक्शन क्यू नस्ट में पुट। अब नस्ट इक्वेशन आपको याद हो, नस्ट इक्वेशन कहती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। डन। अब एक एक चीज का इंतजाम करते हैं। सबसे पहले ई नॉट सेल, ये हमें पता है। एन की वैल्यू के लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हाफ है और एक रिडक्शन हाफ। तो मैं आप सबके सामने रिएक्शन लिख देता हूं एनोडिक हाफ, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा, Na से बनेगा Na2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं रिडक्शन हाफ लिख रहा हूं कैथोड, तो कैथोड कैसे लिखूंगा, 2Ag प्लस से बन रहा है 2Ag, और यहां लिख दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों को करूंगा ऐड। बच्चों ये स्टेप सबसे क्रूशियल होता है, यहीं पे नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से लिखा करिए वरना आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाती है। अब मैं Q कैसे लिखूंगा, Q लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट करूं तो Na2 प्लस कितना है 001 यानी 10 की पावर -3। यह है 001 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6, ऊपर आया 10 की पावर 3। डन। रिएक्शन Q नस्ट में पुट। चलो चलो नस्ट के पास ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 1.05 माइनस 0.06 अपॉन एन। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ 2, तो एन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू लॉग 10 की पावर 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक्चुअल वैल्यू 0.06 नहीं होती, 0.0591 होती है। हम लोग क्या करते हैं, उसे अप्रोक्सीमेशन 0.06 लिख देते हैं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप सबके सामने जो आंसर आता है 0.961 लगभग, यानी आंसर विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एनसीईआरटी रेडॉक्स की गहराइयों से बनाया गया। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट मींस दैट रेडॉक्स कपल इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट दैन द H+S2 कपल। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, सबसे पहले कंसेप्ट याद करिए कि भैया एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसके अंदर एसआरपी कम एसओपी ज्यादा होना चाहिए। और आप सबको याद होगा ईसीएस में हाइड्रोजन के ऊपर वालों का एसआरपी निगेटिव होता है और हाइड्रोजन के नीचे वालों का एसआरपी पॉजिटिव होता है। तो जो ऊपर हैं जिनका एसआरपी निगेटिव है, ये सारे के सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और सारे के सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सवाल कहता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट मींस दैट द रेडॉक्स कपल इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट दैन द। हेलो, ऊपर वाले तो रिड्यूसिंग एजेंट होते, वो कह रहा खराब होते हैं। अरे गलत हो भाई तुम। पॉजिटिव ई नॉट मींस दैट द रेडॉक्स कपल इज वीकर। ऑफ कोर्स उल्टा लिखा है तो ये सही है, पहला सही दूसरा पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। डन है बच्चों। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। If enthalpy of formation of C2H4, CO2 and H2O at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure are this and this, the change in enthalpy for combustion of C2H4 is। प्रश्न कहता है कि बताइए C2H4 का जब कंबस्शन होगा तो कितना डेल्टा H होगा। C2H4 का जब कंबस्शन होगा तो कितना डेल्टा H होगा। तो आओ जरा C2H4 को जलाते हैं, और आप सब जानते हैं केमिस्ट्री कहता है जलो तो पूरा जलो। क्या कहता है केमिस्ट्री, जलो तो पूरा जलो, आधा अधूरा जलने का नियम नहीं है। मतलब C2H4 का जब मैं कंबस्शन कराऊंगा तो यहां क्या लिखूंगा 2 और यहां क्या लिखूंगा 2। ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, 2 दूना 4 और 2 6, यानी यहां कितना आएगा मेरे बच्चों 3। हालांकि ऑक्सीजन की स्टोइशियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का डेल्टा H फॉर्मेशन 0 है। अब सुनो ध्यान से, इस रिएक्शन का
जिसका नाम कंबस्शन है, डेल्टा एच कंबस्शन हमसे पूछा है और सभी स्पीसीज का फॉर्मेशन का डाटा गिवन है, सभी स्पीसीज का फॉर्मेशन का डेटा गिवन है। और अगर फॉर्मेशन का डेटा गिवन है लाला तो फॉर्मूला चलेगा, और फॉर्मूला चलेगा क्या, समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको क्या करना, सारी वैल्यू को संभल के करना है। सर कहते थे हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ, सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ। 2CO2 तो लिखूंगा मैं 2 इंटू CO2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 394 माइनस 394 प्लस, फिर ऐसे ही मैं पानी लिखूंगा, पानी का कितना है 2 और ये कितना वैल्यू है -286, डन है। और अब मैं रिएक्टेंट लिखूंगा तो रिएक्टेंट है 52, इसे सिंप्लीफाई करूंगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते तो आंसर आता है -1412 किलो जूल के आसपास, -1412 किलो जूल के आसपास, डन है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल था। अच्छा देखा जाए तो 141 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, प्लस माइनस में लफड़ा था, तो कंबस्शन है, कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, आंसर माइनस ही होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके सामने दो रिएक्शन है, राइट। पहली रिएक्शन है x गिव्स a प्लस बी और दूसरी रिएक्शन है y गिव्स a प्लस बी। इसके रेट कांस्टेंट को K1 बोला है, इसके रेट कांस्टेंट को K2 बोला है। वो कहता है कि जितनी देर में, जितने समय में पहली वाली रिएक्शन 50% खत्म होती है, उतने ही समय में दूसरी वाली रिएक्शन 90% खत्म होती है। मतलब ये खत्म होने का टाइम t है तो ये भी खत्म होने का टाइम t है। अब वो कहता है इस जानकारी के आधार पे K2/K1 बताइए। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर है ये तो हमें समझ में आ गया। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें IRL लगाना पड़ेगा, और IRL का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, KT = 2.303 log A0/AT, राइट। और जब जब परसेंट का सवाल आए आप सब जानते हैं A0 हम कितना ले लेते हैं 100, तो log A0/AT, A0 कितना लूंगा 100, ये खत्म हुआ है तो बचा कितना 2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K1 की वैल्यू आ चुकी है 2.303/2 log 2। log 2 की वैल्यू आप जानते हैं, इसे बाद में रख लेंगे। अब ऐसे ही हम K2 निकालते हैं, ठीक। तो K2 जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा 1/t इंटू 2.303 log कितना है खत्म 96%, कितना है बचा 4%। आप सब जानते हैं ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 4, 100/4 25, 100/4 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 1/t इंटू 2.303 इंटू 2 log 5। इज दिस क्लियर और नॉट। अब ये आपके सामने K2 आ चुका है, आपके सामने K1 आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा है संभल के लिखिए, प्रश्न आपसे K2/K1 पूछा है, दिस बाय दिस। जब डिवाइड करेंगे तो t और 2.3 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा आपके सामने 2 log 5, नीचे बचेगा आपके सामने log 2। तो अब बताओ कितना आएगा 2 इंटू 0.7/0.3, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.6 के आसपास। ये सवाल को करने का असली ओरिजिनल रियल तरीका है। हम सवाल को इसे आसानी से भी कर सकते हैं, जानते हो कैसे। देखो पहला वाला रिएक्शन 50% है मतलब टी हाफ, और दूसरा वाला रिएक्शन 96%, 96% यानी कि 93.75 के करीब है। और अगर वो 93.75 के करीब है तो आपको याद हो, हाँ याद होगा तो ही ये कर पाओगे, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा। 93.75 इसे हम कहते हैं 4t हाफ, ठीक। तो लगभग जो 96 है उसे मान लो ना 4t हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा। तो जब डिवाइड करोगे तो रेट कांस्टेंट उल्टा हो जाएगा, टी हाफ का आंसर आप सबके सामने 4 के आसपास ही आएगा, 4 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी किए जा सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 500 केल्विन पे ये है, 700 पे ये है। आपसे पूछा रिएक्शन क्या है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, यस सर। क्या रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, यस सर। और टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर कभी रेट कांस्टेंट बढ़ता है उस रिएक्शन कहते हैं एंडोथर्मिक। याद करो मैंने क्या कहा था, सीधा सीधा एंडो, उल्टा पुल्टा एक्सो। अगर याद आया तो हाँ कहिएगा। तो मुझे लगता है आंसर विल बी एंडोथर्मिक। अगला सवाल, कैलकुलेट द pH ऑफ 4 इंटू 10⁻³ मोलर YOH होल ट्वाइस। आपको pH निकालना है और इसका pH निकालना है, assuming the first dissociation to be 100% and second dissociation to be 50%। बच्चों अब आपको याद हो ये पॉली एसिड पॉली वीक बेस का सवाल है, और पॉली वीक बेस के सारे कंसेप्ट हमें याद हो।
तो भाई मेरे YOH होल ट्वाइस से आपको मिलेगा OH माइनस, और सबसे पहले OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होगा C अल्फा 1 अल्फा 2। क्या सवाल में कंसंट्रेशन दिया है? यस सर। क्या सवाल में अल्फा 1 अल्फा 2 दिया? यस सर। अल्फा 1 100 है तो 1 कह दो, ये 1 इंटू 0.5 कह दो, ये 1.5 इंटू 4 15 चौको 60 6 इंटू 10 की पावर -3 कह दो। अब ये आपके सामने कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ गया। अब आप यहां से POH निकालो, तो POH हो जाएगा -log6 इंटू 10 की पावर -3। आप सबको एक फॉर्मूला याद होता है, आप सबको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, -log A इंटू 10 की पावर -b इक्वल टू b माइनस log A। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 3 माइनस log6। log6 की वैल्यू कितनी होती है? 0.78। तो 3 माइनस 0.78 कितना आ जाएगा? 2.22। लेकिन सवाल आपसे POH पूछा है कि PH सर PH किसमें से माइनस कर दोगे? 14 में से, और 14 में से माइनस करोगे दुनिया वालों तो आंसर आएगा 11.78। बोलो डन। आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। मेथड बाय विच लायोफोबिक सॉल कैन बी प्रोटेक्टेड। आप सब जानते हैं कि लायोफोबिक सॉल, लायोफिलिक सॉल का प्रिपरेशन मेथड हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है। सवाल कहता है कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लायोफोबिक सॉल को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो लायोफोबिक का कंसेप्ट क्या है? उसके चारों तरफ चार्ज होता है, उसके चारों तरफ चार्ज होता है, उसके लेट से पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है? इसे प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट कैसे करें, बचाएं कैसे? इस चार्ज को दुनिया के जालिम दुनिया से बचाना है। ठीक, तो करना है क्या मेरे बच्चों? आप इस, मान लो यहां पानी है, ठीक, आप इसमें मिलाते हैं लायोफिलिक। जैसे आप इसमें लायोफिलिक मिलाते हैं, और लायोफिलिक की खूबी होती है उसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो जैसे आप लायोफिलिक मिलाते हैं, लायोफिलिक इसके चारों तरफ एक लेयर बनाता है, और जैसी लेयर आता है, ये लेयर जो आपके सामने है, ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन में, ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन में। ठीक, अब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आके यहां पे अटैच नहीं हो पाता, और जब कोई अटैच नहीं हो पाता तो ये इस प्रकार से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो सवाल पूछा था कैसे प्रोटेक्ट करें। एडिशन ऑफ अपोस्टिली चार्ज सॉल्व, दूसरे चार्ज मिलाओगे, दूसरा अपोजिट चार्ज मिलाओगे तो दोनों आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा, वो कोआगुलेट होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगेन इलेक्ट्रोलाइट में से दूसरे आयन, दूसरे तरह के आयन आएंगे, वो इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होकर इसे न्यूट्रल करेंगे, कोआगुलेट होगा। तो प्रिपरेशन नहीं, आपसे प्रोटेक्शन पूछा है, बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, बॉइलिंग की बात करें, जब आप उसे बॉइल करते हो तो जो भी चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर होते हैं वो निकल जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपके पास ये कोलाइडल पार्टिकल है और बाहर पॉजिटिव चार्ज, आप उसे बॉइल कर रहे हैं, तो जब बॉइल करेंगे बार बार तो वो जो चार्ज उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब वो निकल जाता है। तो ये जो आपके सामने कोलाइडल पार्टिकल दिख रहा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होकर फिर से आपस में अट्रैक्ट होकर कोआगुलेट हो जाएगा। सवाल पूछा था प्रोटेक्शन, तो आंसर विल बी, बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप ये सारे सवाल आपने किए होंगे और कुछ सीखे होंगे।